आज हम टॉपिक कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। हमने क्या पढ़ा था कि 7 ऐसे एसएससी हैं जिनको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। कौन कौन एसएससी थे? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फार्म में एलएलपी आएगा, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब हमारा इनकम टैक्स क्या बोलता है, इसका चार्जिंग सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है कि सर इनकम टैक्स इंडिया में तभी लगेगा जब आपकी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। पहली कंडीशन कि आपका सोर्स यानी इनकम जनरेट कहाँ से होना चाहिए, इंडिया से, और दूसरा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ होना चाहिए, इंडिया। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट इन इंडिया है तो आपको टैक्स कहाँ पे करना पड़ेगा, इंडिया में। और अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा तो आपको टैक्स कहाँ पे करना पड़ेगा, आउटसाइड इंडिया में। ठीक है, तो हमें आउटसाइड इंडिया का लेने की जरूरत ही नहीं है, अपन सिर्फ क्या पढ़ेंगे, रेजिडेंट इन इंडिया। तो देखो सोर्स ऑफ इनकम अगर इंडिया होगा तो टैक्स कहाँ लग जाएगा, इंडिया में। और अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ना होके रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया हो गया तो भी कहाँ लग जाएगा टैक्स, इंडिया में। तो इंडिया में 2 बेसिस पे टैक्स लगता है, सोर्स ऑफ इनकम और रेजिडेंशियल स्टेटस। सोर्स ऑफ इनकम पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, इंडिया में पैसा कमाओगे टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस कि कब एक एसएससी रेजिडेंट माना जाएगा। तो हम हर एक एसएससी का अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस सीखेंगे। सबसे पहला सीख रहे हैं बेटा कंपनी का। यहां पे हम उस कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस सीख रहे हैं जिसका टर्नओवर लेस देन और इक्वल्स टू 50 CR है, 50 करोड़ है। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर लेस देन या इक्वल्स टू 50 करोड़ है तो 2 बातें, या तो कंपनी डोमेस्टिक होगी या तो कंपनी फिरंगी होगी, या तो डोमेस्टिक होगी या तो फिरंगी होगी। जो कंपनी डोमेस्टिक होगी ऑलवेज रेजिडेंट, ऑलवेज रेजिडेंट, लाइक टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, बजाज, ठीक है, मारुति, ये सब क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। तो इसके बारे में अपन को सोचना ही नहीं है, ये ऑलवेज क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। ये ऑलवेज क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। हमें सोचना किसके बारे में है, फॉरेन कंपनी के बारे में। तो फॉरेन कंपनी या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा, या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। जब रेजिडेंट कब होगा, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली इन इंडिया, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया में है तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। अब आपके माइंड में सवाल आ गया कि अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट। कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। अगर आपका डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया में है तो हम क्या बोलेंगे कि आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां है, इंडिया, और आप क्या कहलाओगे, रेजिडेंट। अब मुझे बताओ कंपनी के डिसीजंस कहां लिए जाते हैं, बोर्ड मीटिंग में। कहां लिए जाते हैं, बोर्ड मीटिंग में। तो अगर फॉरेन कंपनी की सारी बोर्ड मीटिंग इंडिया में होती है तो हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल और मैनेजमेंट का इंडिया, तो आप क्या कहलाओगे, रेजिडेंट। एक भी बोर्ड मीटिंग अगर आपकी आउटसाइड इंडिया हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, इसलिए आप क्या कहलाओगे, नॉन रेजिडेंट। तो अब हम यहां पे क्या पढ़ेंगे कि नॉन रेजिडेंट कब होगा, जब आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली और पार्टली आउटसाइड इंडिया। अगर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली और पार्टली आउटसाइड इंडिया होगा तो आप क्या कहलाओगे, नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट होंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट होंगे तो अपन को टैक्स नहीं पे करना है। आ रही है बातें समझ में। तो देखो मैंने कंपनी का सिर्फ 2 स्टेटस बताया। ये कौन सी कंपनी है, ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है। तो अगर आप कंपनी एसएससी हो और आपका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है तो कंपनी या तो डोमेस्टिक होगी या तो फिरंगी होगी। डोमेस्टिक कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, फॉरेन कंपनी की 2 बातें, या तो वो रेजिडेंट होगा या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट कब होगा, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया होगा,
कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन कहां ली जाती है? बोर्ड मीटिंग में। तो अगर कंपनी की सारी बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो गई तो रेजिडेंट, और एक भी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया हो गई तो क्या कहलाएगा? वो नॉन रेजिडेंट। लेकिन ऐसा सिचुएशन हमें डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। समझ में आ गया? टाटा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन मैकडी के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि मैकडी फॉरेन है। रिलायंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन अमेजन के बारे में पक्का सोचेंगे। फ्लिपकार्ट के बारे में हम नहीं सोचेंगे, लेकिन अमेजन के बारे में हम पक्का सोचेंगे, क्योंकि अमेजन कहां की है? फॉरेन है। आई बात है समझ में? तो लॉ मेकर ने सिंपल क्या बोला कि आप पता करो कि आपकी कंपनी डोमेस्टिक है या फिरंगी है। डोमेस्टिक आंख बंद करके टैक्स कहां दोगे? इंडिया में। फॉरेन कंपनी का आपको ये बाइफर्केशन देखना है। फॉरेन कंपनी में सिर्फ क्या देखना है? कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा इंडिया तो रेजिडेंट, थोड़ा भी आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। मान लो एक कंपनी 6 बोर्ड मीटिंग करती है, मान लेते एग्जांपल के तौर पे अमेजन जो है वो 6 बोर्ड मीटिंग करती है, 6 की 6 इंडिया में करती है तो रेजिडेंट, 6 में से 2 आउटसाइड इंडिया करती है और 4 इंडिया में करती है तो नॉन रेजिडेंट। आप ये बात यहां पे दिमाग मत लगा देना कि सर मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग तो इंडिया में हो रहा है। नहीं, मैंने क्या बोला? पूरा इंडिया में होगा तो ही क्या कहलाएगा? वो रेजिडेंट। थोड़ा भी आउटसाइड इंडिया हो गया तो क्या कहलाएगा? वो नॉन रेजिडेंट। समझ में आ गया? तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस किसका था? कंपनी, उस टाइप की कंपनी का जिसका टर्नओवर लेस देन और इक्वल्स टू कितना है? 50 करोड़। अब हम उन कंपनी का सीखेंगे जिसका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है, जिसका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है। ठीक है? यहां भी 2 बातें बेटा, 50 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर है या तो डोमेस्टिक या तो फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी होगा तो क्या बोलेंगे? ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, इसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी होगा तो अगेन 2 बातें, या तो ये रेजिडेंट होगा या तो ये नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा, कब रेजिडेंट होगा? व्हेन पोयम इज इन इंडिया। अगर उसका पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट, अगर उसका पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट। When poem not in India तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ नॉन रेजिडेंट। अगर उसका पोयम इंडिया में होगा तो रेजिडेंट, और अगर पोयम इंडिया में नहीं होगा तो नॉन रेजिडेंट। अब बोलोगे अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोयम? पोयम का फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर आपका पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट और पोयम आउटसाइड इंडिया में है तो नॉन रेजिडेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पोयम इंडिया में है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पोयम इंडिया में है? तो लॉ मेकर ने बोला 4 कंडीशंस आपको देखने हैं। ठीक है, ध्यान से। पहली कंडीशन, मोर देन 50%, मोर देन 50% पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मोर देन 50% पैसिव इनकम कहां होनी चाहिए? इन इंडिया। मोर देन 50% पैसिव इनकम कहां होनी चाहिए? इंडिया में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव इनकम? एक ऐसी इनकम जिसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी आप एफर्ट नहीं लगाओगे लेकिन पैसा तो पक्का आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को लोन दे दिया तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा, एफर्ट उसमें नहीं लगाना है, मेहनत नहीं करनी है। ठीक है? अगर आपने शेयर्स खरीद लिया तो डिविडेंड पक्का आएगा, या दैट इज पैसिव इनकम। अगर आपने इन्वेंशन कर लिया और आपके पास रॉयल्टी है, सॉरी आपके पास पेटेंट है या कॉपीराइट है तो आपके पास रॉयल्टी आएगी ही आएगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि सर इट्स अ पैसिव इनकम, इट्स अ पैसिव इनकम। इसमें हमने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया है। ठीक है? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? इस फॉरेन कंपनी का अगर 50% से ज्यादा पैसिव इनकम इंडिया में हो गया तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ रेजिडेंट। पोयम सेटिस्फाइड हो रहा है रेजिडेंट, और नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे? पोयम सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इट्स अ नॉन रेजिडेंट। समझ में आया पहला पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? मोर देन 50% और इक्वल्स टू 50%, मोर देन 50% और इक्वल टू 50% नंबर ऑफ एम्प्लॉई इज आइदर
रेजिडेंट इन इंडिया, या तो ये रेजिडेंट इन इंडिया होनी चाहिए या सिचुएटेड इन इंडिया। करेक्ट है। देखो क्या लिखा मैंने, मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वल्स टू या मोर देन, यानी इस फॉरेन कंपनी के या तो 50% या उससे ज्यादा एम्प्लॉय या तो रेजिडेंट इन इंडिया होनी चाहिए या फिर इंडिया में सिचुएटेड होने चाहिए। अब यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है, तो बोला एवरेज नंबर, बिगिनिंग और क्लोजिंग, यानी 1 अप्रैल को कितना था और 31 मार्च को कितना, उसका एवरेज लेना है तुम्हें। समझ में आ गया। तो अगर 50% या उससे ज्यादा एम्प्लॉय आपके इंडिया के हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि उसका पोयम कहां है, इंडिया में है। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एम्प्लॉय इंडिया का होगा तो पेरोल एक्सपेंस भी कहां का होगा, इंडिया का। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, 50% या उससे ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा पेरोल एक्सपेंस, पेरोल एक्सपेंस इज इन इंडिया। 50% या उससे ज्यादा पेरोल एक्सपेंस का होना चाहिए इंडिया में। 50% या उससे ज्यादा पेरोल एक्सपेंस का होना चाहिए इंडिया में। अब पूछोगे अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरोल एक्सपेंस, बेटा सैलरी, बोनस, कमीशन, पेंशन, यानी इंप्लॉई को जो भी चीज तुम देते हो पक्विजिट छोड़ के। ठीक है, इंप्लॉई को जो भी चीज तुम दे रहे हो वो सारा का सारा क्या है बेटा, आपका पेरोल एक्सपेंसेस है। ठीक है, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, ये सब क्या आपका पेरोल एक्सपेंस। तो बोला जो आपके 50% या उससे ज्यादा एम्प्लॉय अगर इंडिया में है तो ऑब्वियसली सी बात है 50% या उससे ज्यादा पेरोल एक्सपेंस भी कहां होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन, 50% या उससे ज्यादा एसेट इज इन इंडिया। 50% या उससे ज्यादा एसेट कहां होना चाहिए बेटा, इंडिया में। 50% या उससे ज्यादा एसेट कहां होना चाहिए, इंडिया में। 50% या उससे ज्यादा एसेट कहां होना चाहिए, इंडिया में। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब कहलाएगी, जब उसका पोयम इंडिया में होगा, और नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगी, जब उसका पोयम इंडिया में नहीं होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब लॉ मेकर ने क्या बोला, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कब इंडिया में माना जाएगा। तो हमने क्या बोला कि अगर 50% से ज्यादा पैसिव इनकम आपके इंडिया में है, पैसिव इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जिसके ऊपर ज्यादा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको क्या बताया, रॉयल्टी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब क्या है बेटा, पैसिव इनकम है। नेक्स्ट, 50% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज आइदर रेजिडेंट इन इंडिया और सिचुएटेड इन इंडिया। 50% या उससे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहां के होने चाहिए बेटा, इंडिया के होने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ पोयम सेटिस्फाइड इन इंडिया। तीसरा क्या बोला, 50% या उससे ज्यादा पेरोल एक्सपेंस का होना चाहिए इंडिया में, और 50% या उससे ज्यादा एसेट का होना चाहिए इंडिया में। अब ध्यान से, एसेट की वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, अगर आपका WDV वाला एसेट है, मतलब जिस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगने वाला है, तो उसका आप WDV लोगे। डेप्रिसिएबल एसेट का क्या लेना है, WDV। और अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो क्या लोगे, बुक वैल्यू। ठीक है, अब ये बातें तो आपने बचपन में पढ़ी होगी ना भाई, WDV कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, WDV। और बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू तुमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। आ रही है बातें समझ में। तो आपको एसेट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो WDV लेना है, और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो क्या लेना है आपको, बुक वैल्यू। तो 50% या उससे ज्यादा एसेट का होना चाहिए इंडिया में, तो हम क्या बोलेंगे, पोयम इंडिया में है, और आपको अकॉर्डिंगली टैक्स भी कहां देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला चार्ट आप कब अप्लाई करोगे, जब कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा है, इक्वल्स टू 50 करोड़ होगा या लेस देन 50 करोड़ होगा, तो जो हमने अभी पहले वाला चार्ट पढ़ा वो आपको फॉलो करना है। याद रहेगा, दोनों कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया। तो हमने किसका स्टेटस सीख लिया बेटा, कंपनी का। अब हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का और LLP का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। ध्यान से देखना, अब जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस सीख रहे हैं उसमें हम सीखेंगे फर्म का, LLP का, AOP का, BOI का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का, और लोकल
अथॉरिटी का। ठीक है, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा एक जैसा ही है, या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा, या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट कब होगा? अगेन कंट्रोल और मैनेजमेंट होल फुल्ली और पार्टली इन इंडिया, पूरा या थोड़ा भी इंडिया में हो गया तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट कब होगा? कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली आउटसाइड इंडिया, पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ नॉन रेजिडेंट। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, पहले वाला जो हमने कंपनी का चार्ट पढ़ा था उससे उल्टा है सेम। हमने वहां पे क्या पढ़ा था? पूरा इंडिया में होगा तो रेजिडेंट, और पूरा आउटसाइड इंडिया थोड़ा भी होगा तो नॉन रेजिडेंट। ये जस्ट उसका क्या है? अपोजिट है। यहां पे फुल्ली और पार्टली इंडिया में होगा तो रेजिडेंट, और फुल्ली आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेजिडेंट। और कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब जो हमने वहां पे समझा था, डिसीजन मेकिंग पावर। तो इनका देखना है कि इनकी मीटिंग्स कहां पे होती है। सारी की सारी मीटिंग या थोड़ी भी मीटिंग इंडिया में हो रही है तो रेजिडेंट, सारी की सारी मीटिंग आउटसाइड इंडिया हो रही है तो नॉन रेजिडेंट। कोई डाउट? चलिए अब हम सीखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका थोड़ा बेटा अलग है, टोटली अलग है। अब HUF या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली और पार्टली इन इंडिया, फुल्ली और पार्टली इन इंडिया तो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। और कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली आउटसाइड इंडिया तो क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली आउटसाइड इंडिया तो क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब अगर आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट इन इंडिया हो गया, मतलब फुल्ली और पार्टली इंडिया है, तो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। पता करो किस टाइप का रेजिडेंट है, RNOR या RNOR। RNOR का मतलब है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और RNOR का मतलब है रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो आप पता कीजिए कि आप RNOR हैं या RNNOR हैं। RNOR का मतलब क्या? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। RNNOR का मतलब रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये कैसे पता चलेगा? तो सर दो बातें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कौन बेटा? कर्ता, ओनली कर्ता, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कर्ता जो मैं आपको एडिशनल कंडीशन आगे समझाने वाला हूं। एडिशनल कंडीशन बेटा हमारे पास 2 हैं, एडिशनल कंडीशन 2 हैं। अगर कर्ता जो है बोथ या एनी वन, 3 कॉलम बना देता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बोथ एनी वन डज नॉट सेटिस्फाई बोथ। ठीक है, 3 कॉलम मैंने आपको बना दिए, ध्यान से देखो। या तो उसने बोथ सेटिस्फाई कर दिया, या तो एक सेटिस्फाई किया और एक नहीं किया, या तो दोनों उसने सेटिस्फाई नहीं किया। समझ में आ गया? अगर वो बोथ सेटिस्फाई कर देता है तो कहलाएगा RNOR। अगर बोथ में से कोई भी एक सेटिस्फाई करता और एक नहीं करता है तो कहलाएगा RNNOR। और अगर दोनों भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो भी कहलाएगा RNNOR। ठीक है, अब माइंड में कीड़ा दौड़ना शुरू कर चुका होगा। सर एक बात बताओ, जब आपने रेजिडेंट पता लगा ही लिया तो क्यों ये दो, RNOR क्यों, NOR क्यों? समझ में आ गया? थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऐसा क्यों। बिकॉज
इस चैप्टर का टोटल नाम क्या है बेटा? रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। इसका इफेक्ट तुम्हारे स्कोप ऑफ इनकम पे पड़ेगा। अगर तुम्हारा स्टेटस इस टाइप से हुआ तो इसका इफेक्ट सीधा कहां पड़ेगा? स्कोप ऑफ इनकम में। तो स्कोप ऑफ इनकम में बताऊंगा कि ऐसा अगर होगा, RNOR होगा, तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल का, सॉरी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हम क्या चेक कर रहे हैं कि वो RNOR है या RNNOR है। एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर दिया तो RNOR, नहीं किया तो RNNOR, और एक किया और एक नहीं भी किया तो भी क्या कहलाएगा? RNNOR। आ रही है बातें समझ में? पक्का यहीं पे तीनों बातें क्लियर हो गई। तो ये दोनों आपका इसका हो गया, करेक्ट है? पक्का समझ में आ गया? तो चलो, हमने क्या बोला कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगा? कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली और पार्टली इन इंडिया, तो हम क्या बोलेंगे? रेजिडेंट। अब अगर रेजिडेंट हो गया तो पता करो वो RNOR है या RNNOR है। RNOR कब कहलाएगा? जब उसका कर्ता एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर देगा तो RNOR, एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा तो RNNOR, एक करेगा और एक नहीं भी करेगा तो भी क्या कहलाएगा? RNNOR। अब आप पूछोगे अमित सर ये एडिशनल कंडीशन क्या होता है, ये तो बता दो। आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है? एडिशनल कंडीशन, लेकिन ये होता क्या है एडिशनल कंडीशन? थोड़ी देर बाद बता, क्योंकि यही टॉपिक से मैं पढ़ाने वाला हूं इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में भी यही टॉपिक पढ़ेंगे, एडिशनल कंडीशन। तो वहां पे मैं बताऊंगा कि एडिशनल कंडीशन क्या है। जो एडिशनल कंडीशन हम वहां पे पढ़ेंगे, सेम वही एडिशनल कंडीशन आपको यहां पे भी अप्लाई किया जाएगा। करेक्ट है? कोई डाउट यहां तक? तो ये था बेटा हमारा किसका स्टेटस? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। याद हो गया चार्ट? रेजिडेंट, रेजिडेंट में RNOR या RNNOR, AC दोनों सेटिस्फाई करेगा तो RNOR, नहीं किया या दोनों में से कोई एक कर भी दिया तो RNNOR, और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेजिडेंट। टैक्स कब भरना पड़ेगा? जब वो रेजिडेंट होगा। अगर वो रेजिडेंट नहीं होगा तो उसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं है। क्लियर है? अब आ जाओ, अब जो हम स्टेटस सीखने वाले हैं बेटा वो सीखेंगे इंडिविजुअल का। किसका? इंडिविजुअल का। लास्ट है हमारा इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो अगेन, इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट कब होगा? जब इंडिविजुअल आपके पास बेसिक कंडीशन है बेटा। बेसिक कंडीशन दो है, टू में से एनी वन सेटिस्फाई कर दे, दो में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दे तो हम क्या बोलेंगे? ये रेजिडेंट हो गया। ठीक है? नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब इंडिविजुअल जो बेसिक कंडीशन है, कितने हैं? दो बेसिक कंडीशन है, डज नॉट सेटिस्फाई बोथ, दोनों का दोनों सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या कहलाएगा? वो नॉन रेजिडेंट। क्योंकि दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट, और दोनों नहीं सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहलाएगा? वो नॉन रेजिडेंट। ठीक है? अगेन सेम फिलॉसफी। अगर आपका इंडिविजुअल रेजिडेंट हो गया तो पता करो कि ये किस टाइप का रेजिडेंट है। पता करो ये किस टाइप का रेजिडेंट है। ठीक है? तो हम कैसे पता लगाएंगे बेटा? RNOR या RNNOR। ठीक है? अब अगेन एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कितने हैं? दो हैं। अभी हमने पीछे क्या लिखा था? बोथ सेटिस्फाई, उसके बाद क्या लिखा था? डज नॉट सेटिस्फाई बोथ, और फिर क्या था? सेटिस्फाई एनी वन। तो अगर वो बोथ सेटिस्फाई कर देता है तो क्या बोलेंगे इसको? RNOR, और बोथ नहीं सेटिस्फाई करता है तो क्या बोलेंगे? RNNOR। बोथ सेटिस्फाई कर देगा तो क्या बोलेंगे? RNOR, और बोथ सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? RNNOR, या कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं करेगा तो भी क्या बोलेंगे? RNNOR। ठीक है? अब देखो,
अब अगर इंडिविजुअल के पूरे उसको समझना है तो हमें दो चीज पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज बेसिक कंडीशन एंड व्हाट इज एडिशनल कंडीशन। ठीक है, चलो दोबारा पहले यहां तक रिकैप करो। बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर गया तो रेजिडेंट, और दोनों सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन रेजिडेंट। अब अगर तुझे ये पता चल जाए कि वो रेजिडेंट है तो पता कर किस टाइप का रेजिडेंट है, RNOR है या RNNOR है। इसको चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है, एडिशनल कंडीशन। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो RNOR, दोनों नहीं किया तो RNNOR, दोनों में से एक कर भी दिया तो RNNOR। करेक्ट है, कोई डाउट? अब हम पढ़ रहे हैं बेटा बेसिक कंडीशन क्या होता है और एडिशनल कंडीशन। जो एडिशनल कंडीशन इंडिविजुअल के लिए बताऊंगा वही एडिशनल कंडीशन HUF के कर्ता पे भी अप्लाई होगा। समझ में आ गया? फिर इसमें हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे कि क्या अमेंडमेंट आया है रेजिडेंशियल स्टेटस में। दो अमेंडमेंट आए हैं, एक आया है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 करके, एक आया है सेक्शन 6 1A करके। दोनों अमेंडमेंट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं पहले क्या बेटा, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन पढ़ने से पहले एक नोट, बेसिक कंडीशन पढ़ने से पहले एक नोट जरा याद रखना बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से। मान लो बेटा मिस्टर सी, आज डेट क्या है, 20 दिसंबर 2021 को मिस्टर सी कौन है बेटा, फिरंगी। मिस्टर सी कौन है, फिरंगी। मिस्टर सी 20 दिसंबर 2021 को इंडिया में आया। ठीक है, और 26 दिसंबर 2021 को गोइंग आउटसाइड इंडिया। आपको मुझे बताना है टोटल डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, कितने दिन वो इंडिया में रहा, बताओ कितने दिन रहा बेटा। अगर हम नॉर्मली बोले तो अपन नॉर्मल लाइफ में क्या बोलते हैं, 6 दिन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ना बेटा, गलत कैलकुलेशन है तेरा। जिस दिन वो आया और जिस दिन जा रहा है दोनों इंडिया में काउंट कर, तो अब कितने डेज हो जाएंगे, 7 डेज। अब कितने डेज हो जाएंगे, 7 डेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का याद रहेगा। अपन नॉर्मल लाइफ में क्या काउंट करते हैं, जिस दिन आ रहा है उसको नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, लॉ मेकर क्या बोलते हैं, उसको भी काउंट करो। समझा? तो ये आपको रूल याद रखना। क्यों? अब हमने क्या बोला कि सर बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना है। बेसिक और एडिशनल कंडीशन है बेटा नंबर ऑफ डेज सेटिस्फाई करने। अब मुझे बताओ, एक दिन भी गलती होगा तो तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज, नॉन। एक दिन की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। एक दिन की वजह से क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। एक दिन की वजह से क्या हो सकता है, RNOR। एक दिन की वजह से क्या हो सकता है, RNNOR। इसलिए मैंने क्या बोला, जिस दिन वो आ रहा है और जिस दिन वो जा रहा है दोनों कहां काउंट करना है, इंडिया में काउंट करना है। इतना याद रहेगा, पक्का? चलिए अब शुरुआत करते हैं बेटा बेसिक कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले बेटा हम बेसिक कंडीशन की। बेसिक कंडीशन 2 है, A और B। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या है, सुनना। आप जब भी अपना बेसिक कंडीशन देखोगे आपको कंडीशन देखना है अपने प्रीवियस ईयर में। बताओ आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 21-22। ठीक है, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि 21-22 में अगर कोई भी इंडिविजुअल 182 डेज और मोर अगर इंडिया में स्टे कर जाता है, इंडिया में क्या कर जाता है, स्टे कर जाता है, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या मान लेंगे, रेजिडेंट इन इंडिया। याद रहेगा मैंने क्या बोला कि बेसिक कंडीशन क्या है, हमेशा तुझे कौन से प्रीवियस ईयर में देखना है, 21-22 में। आपके एग्जाम के लिए ओनली बोल रहा हूं। ठीक है, आपको अपने प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रह गया तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अभिषेक बोल रहा है सर आपके इस स्टेटमेंट से मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर आप ये बोल रहे हो प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, इट मींस एवरी प्रीवियस ईयर में अपन को चेक करना पड़ेगा। यस, समझ में आ रहा? हर एक साल इसका, जैसे अगर मैं 21-22 में रेजिडेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 22-23 में भी रेजिडेंट ही होऊंगा, मैं उस साल चेक करूंगा। यानी एवरी ईयर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस क्या करना है बेटा, चेक करना है। एग्जाम में ध्यान से
आप पहले चेक कर लेना एग्जाम में क्या पूछ रहा है। एग्जाम में जनरली आपको पूछता है असेसमेंट ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। आपको पूछ देगा कि 22-23 के असेसमेंट ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, तो बेटा आप हमेशा इसका पीछे वाला साल लोगे। कौन सा? 21-22। अगर असेसमेंट ईयर दे रखा होगा तो आपको किसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है? प्रीवियस ईयर का। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होता है और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे होता है। इसी वजह से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन क्या दे रखा होगा? असेसमेंट ईयर। आपको हमेशा किसके लिए इनकम निकालनी है? प्रीवियस ईयर के लिए। आई बात है समझ में? तो आपको अपने प्रीवियस ईयर में कितना देखना है? 182 डेज या उससे ज्यादा। करेक्ट है? अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ही बेटा कंडीशन नंबर बी पे जाना। अगर कंडीशन ए सेटिस्फाई हो गया तो भूल जाना, अमित सर ने कंडीशन बी भी बताया था, बिल्कुल भूल जाना। लेकिन ए वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बी को याद रखना है। समझ में आया? अब देखो बी कंडीशन क्या है। ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे अपने प्रीवियस ईयर में, यानी अपना प्रीवियस ईयर 21-22 है, इसमें कम से कम तुझे 60 डेज या उससे ज्यादा रहना है। कितना? 60 डेज या उससे ज्यादा प्लस प्लस, मतलब ये भी और ये भी। प्लस का मतलब क्या है? एंड। ठीक है? और इन दोनों के बीच में क्या लिखा है? और, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक। लेकिन ये सेटिस्फाई करने के बाद हमें अपन को ये भी देखना है। अब ये क्या बोल रहा है कि तेरा जो प्रीवियस ईयर है 21-22, उसके पीछे के 4 सालों में जाओ। कितने सालों में जाना है? 4 ईयर्स में जाना है। 4 ईयर्स कौन कौन से होंगे बताओ? 2021, 19-20, 18-19 और 17-18। इन 4 सालों में आपका टोटल स्टे 365 डेज और मोर होना चाहिए। 365 डेज और मोर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करेगा तो ही आप क्या कहलाओगे बेटा? रेजिडेंट। अदरवाइज आप रेजिडेंट नहीं कहलाओगे। करेक्ट है? दोनों एक साथ। प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 सालों में। अगर तेरे एग्जाम में पूछ रहा है 16-17 का निकाल के बताओ, तो इसके लिए 4 साल कौन सा लोगे? 15-16, 14-15, 13-14, 12-13। ठीक है? कुछ बच्चे रट्टा इतना स्मार्टली मारते हैं ना। पूछ रहा है 16-17 का, नालायक वहां पे भी 4 साल लिख के आ रहा है। 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। इतना जबरदस्त उनका माइंड कैपेसिटी होता है रट्टा मारने का कि पूरा रट लेते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आपको ये गलती नहीं करनी है। याद क्या रखना? जो प्रीवियस ईयर हमें दे रखा है उसके पीछे के 4 साल, उसके पीछे के 4 साल। समझ में आ गया बेसिक कंडीशन? तो देखो बेसिक कंडीशन क्या है। सबसे पहले तुझे अपने प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा। अगर ये नहीं हो पाएगा तो तू यहां पे जा। अगर ये हो गया तो ये अप्लाई ही नहीं करना है। अब रोशनी बोल रही सर टेंशन क्यों, सीधा मैं तो बी अप्लाई कर दूंगा। बेटा ये भी नहीं करना है, डायरेक्ट बी पे नहीं आना है, पहले ए और फिर बी। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? लेकिन 3 केसेस में बी नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा? ए। अब मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन ऑफ बी। इट मींस ओनली क्या होगा? ए विल अप्लाई। ओनली क्या अप्लाई होगा बेटा? ए। बी यहां पे नहीं लगेगा, बी यहां पे नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा? ए। ध्यान सुनना। पहला, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। हो तुम कौन? इंडियन सिटीजन। कहां जा रहे हो? आउटसाइड इंडिया। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। बच्चा इतना स्मार्ट, अगेन रट्टा मारने में नालायक को सिर्फ याद क्या रहता है? गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये भूल जाता है। रिकी पॉन्टिंग कमिंग इनटू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, वहां भी ठोक के आएगा ए, बी लगाएगा ही नहीं। रिकी पॉन्टिंग क्या इंडियन सिटीजन है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं क्या बोल रहा हूं? इंडियन सिटीजन। सारे वर्ड्स फोकस करने। क्या बोला मैंने? इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? सेकंड पॉइंट, आप जो हो कौन हो? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। कौन हो? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? अगर मुझे पता करना है कि मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं या नहीं हूं,
तो या तो मेरी बॉर्निंग या मेरे पेरेंट्स की बॉर्निंग या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बॉर्निंग अनडिवाइडेड इंडिया में होनी चाहिए। मतलब 1947 से पहले, या तो मैं 1947 से पहले बॉर्न हुआ हूं, अच्छा मैं नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या होने चाहिए? पेरेंट्स होने चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स भी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, क्या होने चाहिए? ग्रैंड पेरेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि तुम कौन हो? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड लास्ट, तुम इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो। कौन हो? इंडियन शिप के क्या हो बेटा? क्रू मेंबर हो। ठीक है, इन तीनों केस में क्या अप्लाई नहीं होगा? बी ओनली। क्या अप्लाई होगा? ए। आ रही है बातें समझ? बताओ, बेसिक कंडीशन रट्टा हुआ। क्या है बेसिक कंडीशन? 21-22 में 182 डेज या उससे ज्यादा कहां होने चाहिए? इंडिया में। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बी वाला, बी क्या बोल रहा है? प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज या उससे ज्यादा, एंड उसके पीछे के 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा आपका होना चाहिए। ये दोनों सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट। बी कंडीशन 3 जगह पे अप्लाई नहीं करना है। कौन से 3 जगह पे? इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कैसे पता चलेगा मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं? मेरी बॉर्निंग, मेरे पेरेंट्स की बॉर्निंग या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बॉर्निंग कहां होनी चाहिए? अनडिवाइडेड इंडिया में होनी चाहिए। और आप इंडियन शिप के क्या हो बेटा? क्रू मेंबर हो। तो आपके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आपके ऊपर ये प्रोविजन बेटा अप्लाई नहीं होगा। कोई डाउट? समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, हमने बेसिक कंडीशन सीख लिया। अब क्या सीखना है? एडिशनल कंडीशन। तो अब देखो एडिशनल कंडीशन क्या है, इसके ऊपर फिर बेटा प्रैक्टिकल सम्स करेंगे अभी। एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन ही बेटा 2 है। एडिशनल कंडीशन भी 2 है। पहला एडिशनल कंडीशन क्या बोल रहा है? आपका जो प्रीवियस ईयर है, आपका जो प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 सालों में जाइए। कितने सालों में? 10 ईयर्स में जाइए। अबे 10 साल कौन कौन से होंगे? 2021, 1920, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12 हो गए 10 साल। 10 साल हो गए। इन 10 सालों में से एनी 2 ईयर्स आपकी मर्जी है बेटा, एनी 2 ईयर्स आपको सेटिस्फाई करना होगा बेसिक कंडीशन। सेटिस्फाई क्या करना होगा? बेसिक कंडीशन। मतलब 2 साल आपको रेजिडेंट रहना होगा। ठीक है, अब ए और बी दोनों के बीच में बेटा लिखा हुआ है एंड। क्या लिखा हुआ है? एंड। मतलब ए भी सेटिस्फाई करना है और बी भी। अब ये क्या बोल रहा है? 21-22 जो आपका प्रीवियस ईयर है, इसके पीछे के आप 7 ईयर्स में जाइए। 7 ईयर्स कौन कौन से होंगे? 2021, 1920, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16 और 14-15। इन 7 ईयर्स में आपको 730 डेज और मोर इंडिया में रहना है। समझ में आ गया? ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आर एंड ओ आर, नहीं हुआ तो आर एंड एन ओ आर, एक हो गया तो आर एंड एन ओ आर। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो ये है बेटा आपका एडिशनल कंडीशन। जो एडिशनल कंडीशन हमने यहां पे पढ़ा, सेम एडिशनल कंडीशन हम किसके लिए अप्लाई करेंगे बेटा? कर्ता के लिए भी अप्लाई करेंगे। जो हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पढ़ा था, सेम वही एडिशनल कंडीशन वहां भी अप्लाई होगा। ठीक, अब बेटा बात करते हैं अमेंडमेंट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इस बार एग्जाम में पक्का आएगा, 100% कंफर्म। चलिए, अमेंडमेंट किस में आया है? अगेन इंडिविजुअल में अमेंडमेंट आया है। किस में आया बेटा? इंडिविजुअल में अमेंडमेंट आया है। पहला अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 6(1)(a) का। पहला अमेंडमेंट क्या है बेटा? सेक्शन नंबर 6(1)(a) का। ठीक है, साथ साथ लिखते भी रहना बेटा, साथ साथ लिखते भी रहना। देखो ये अमेंडमेंट क्या बोलता है?
6(1) का अमेंडमेंट कब लगेगा? 6(1) का अमेंडमेंट तब लगेगा जब आप इंडियन सिटीजन हैं। कौन है आप? इंडियन सिटीजन है। कौन है आप? इंडियन सिटीजन है। प्लस आप रिजाइडिंग अब्रॉड। कहां रहते हो? अब्रॉड में रहते हो। ठीक है, कहां रहते हो बेटा? अब्रॉड में रहते हो। अब्रॉड में कहां? तो बोला इन अब्रॉड में कहां? इन टैक्स हेवन कंट्री। हेवन का मतलब? हेवन का मतलब स्वर्ग। एक कंट्री स्वर्ग कब बनेगा? जब टैक्स ना हो। सब अपन के लिए तो वही होगा ना भाई, हम किस कंट्री को ज्यादा लाइक करेंगे? जहां पे टैक्स ना हो, सारी कमाई अपने पॉकेट में आए। तो बोला तुम इंडियन सिटीजन हो, कहां पे जाके रह रहे हो? टैक्स हेवन कंट्री में। कहां पे जाके रह रहे हो? टैक्स हेवन कंट्री में। टैक्स हेवन कंट्री का मतलब होता है ऐसी कंट्री जहां पे टैक्स रेट कम होता है या तो होता ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दूं तो सऊदी, ठीक है, वो टैक्स हेवन कंट्री है। मॉरिशस टैक्स हेवन कंट्री हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट बेटा कम है या तो ना के बराबर है। करेक्ट। तो आप इंडियन सिटीजन हो, रहते कहां हो बेटा? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। रहते कहां हो? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। लेकिन कौन सी कंट्री में? टैक्स हेवन। ध्यान से मैंने क्या बोला? 2 अमेंडमेंट आए हैं। एक अमेंडमेंट सेक्शन 6(1)(a) में आया है, एक अमेंडमेंट सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में आया है। दोनों अमेंडमेंट का डिफरेंस ये है कि वहां भी यही लिखा होगा इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग अब्रॉड, आगे ये नहीं लिखा हुआ है। मतलब वहां पे कोई भी कंट्री होगा चलेगा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब चलेगा, क्योंकि वो लोग टैक्स हेवन कंट्री नहीं है। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए? टैक्स हेवन कंट्री होना चाहिए। करेक्ट है। प्लस आपकी टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम ब्रैकेट में, आपकी टोटल इनकम ब्रैकेट में अदर देन फिरंगी सोर्स इनकम, अदर देन फिरंगी सोर्स इनकम। बेटा मेरी आदत पड़ गई है फॉरेन को फिरंगी बोलने की, तो आप लोग फॉरेन ही लिखना। टोटल इनकम अदर देन फिरंगी सोर्स इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख, एक्सीड ₹15 लाख। समझ में आ रहा? देन डीम्ड टू बी R&NOR, देन डीम्ड टू बी R&NOR। आपको हम सीधा सीधा क्या मान लेंगे? R&NOR। मतलब ना तो तेरा बेसिक चेक करूंगा, ना तो तेरा एडिशनल चेक करूंगा, तो सीधा क्या है बेटा? R&NOR है। समझ में आ रहा? अब जाओ आउट से इंडिया। इंडिया में पढ़ के फिर सऊदी में जाके काम करोगे? करो इंडिया में काम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये उन इंडियंस के लिए है जो पढ़ते किधर है और कमाते किधर है, और फिर सर्विस किसी को देते हैं? इंडिया को। गए आउट से इंडिया और फिर सर्विस कहां दी? इंडिया में। और फिर इंडिया से क्या लेके जाते हैं? पैसा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या बोला बेटा तुम्हें? मैं सीधा सीधा क्या मान लूंगा? मैं R&NOR। क्या मान लूंगा? सीधा R&NOR। समझ में आया या नहीं आया? एक एक वर्ड फोकस करना, दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखना। यहां पे क्या लिखवाया है? इंडियन सिटीजन। आगे क्या लिखवाया है? रिजाइडिंग अब्रॉड। ब्रैकेट में क्या लिखा है? टैक्स हेवन कंट्री। ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है? टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। मतलब फिरंगी इनकम को छोड़ दो, ये बता इंडिया वाली कमाई कितनी है तुम्हारे ग्रॉस टोटल इनकम में। इंडिया वाली कमाई अगर 15 लाख से ज्यादा हो गई तो क्या मान लूंगा तुझे मैं? R&NOR। और तुम्हें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। आ रही ये बातें समझ में? पक्का ये सबने लिख लिया? चलो अब हम बेटा इसका दूसरा अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं जो आया है सेक्शन 6 सबसेक्शन नंबर 6 में। ठीक है। अब चेंज क्या, देखो बोर्ड में मैं क्या क्या मिटाने वाला हूं और क्या ऐड करूंगा। यहां पे क्या लिखा है मैंने? इंडियन सिटीजन। इसमें एक चीज और ऐड कर दो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब कौन हो आप? इंडियन सिटीजन हो। कौन हो आप बेटा? इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो।
कहां रहते हो? अब्रॉड में। कहां रहते हो? अब्रॉड में। अब देखो आगे मैंने क्या मिटा दिया? टैक्स हेवन। आगे क्या मिटा दिया? टैक्स हेवन, मतलब अब्रॉड में। आगे लिख देता हूं एनी कंट्री, ठीक है, बच्चों को ये भी चाहिए, एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में, मतलब टैक्स हेवन वाला भी आ जाएगा, आ जाएगा ना, टैक्स हेवन भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा? एनी कंट्री। ये बात बेटा कॉमन है। टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीड्स 15 लाख, देन अब दो चित्रहार बनेंगे बेटा। देन अब दो बातें यहां पे लिख रहा हूं बेटा, दो बातें। सेक्शन अंडर 6 सबसेक्शन 6 तो एडिशनल कंडीशन के लिए लगता है ना, तो उसी में तो बदलाव आया है भाई। सीधा क्या बोल रहा है? मैं तुझे RNOR मान लूंगा, तो अमेंडमेंट किस में आया? एडिशनल कंडीशन में। तो आगे लोगों ने कंफ्यूजन नहीं होगा? कहाँ क्या कंफ्यूजन होगा? अरे तो भाई बोला ना अमेंडमेंट लाया हूं मैं, मतलब पूरा ही चेंज कर रहे हैं। हाँ पूरा स्टेटस ही चेंज कर रहे हैं वो। ध्यान से अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा? अब यहां पे देखो क्या होगा। अभी मुझे बताओ बेसिक कंडीशन में तूने क्या पढ़ा था? दूसरा वाला, बी वाला, 120 डेज और 60 डेज और मोर, और पीछे के 4 सालों में 365 डेज और मोर। अब यहां पे पता क्या बोल रहा है? अब आप इंडिया में कहा किस लिए आए हो? फॉर विजिट। पहले ये भी लिख लो, इंडिया में आप किस लिए आए हो? यहां पे एक चीज और ऐड करते हैं, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट। आप इंडिया में किस लिए आए हो? विजिट करने के लिए। अब ध्यान से, विजिट करने के लिए आए हो तो इतना विजिट मत करने लगना कि हम तुम्हारा स्टेटस क्या मान लें? RNOR। अगर तुम विजिट करने के लिए आए हो और तुम्हारा टोटल स्टे इन इंडिया, टोटल स्टे इन इंडिया कितना हुआ? लेस देन 120 डेज, लेस देन 120 डेज, तो हम आपको क्या मान लेंगे? नॉन रेजिडेंट। क्या मान लेंगे हम आपको? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अगर आपका टोटल स्टे, अगर आपका टोटल स्टे कितना? दो बातें, 120 डेज या उससे ज्यादा, प्लस 4 इयर्स में, पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा, 365 डेज या उससे ज्यादा, समझा? प्रीवियस ईयर में कितना? 120 डेज या उससे ज्यादा, और पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा, तो हम आपको क्या मान लेंगे? सीधा सीधा RNOR। सीधा क्या मान लेंगे हम आपको? RNOR। आ रहा है वो? RNOR। आई बातें समझ में या नहीं? पक्का? अब बताओ अमेंडमेंट का डिफरेंस ध्यान सुनो। पहला वाला सिर्फ किसके ऊपर? इंडियन सिटीजन, और ये इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, एक काम करो बेटा, लिखो डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज अमेंडमेंट। पहले ये नोट किया? वेरी गुड। ये दोनों अलग अलग है बेटा। इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कहां रहते हो? अब्रॉड, एनी कंट्री, प्लस टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीड्स 15 लाख। अब तुम इंडिया आ रहे हो किसके लिए? विजिट करने के लिए। तो विजिट अगर 120 दिन से कम रहा तो नॉन रेजिडेंट, 120 डेज से ज्यादा हो गया, प्लस पीछे के 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा हो गया, तो क्या कहला देंगे? RNOR। ठीक है। अब सब फिरंगियों को पकड़ लिया गवर्नमेंट ने। अब क्या बोला? बेटा तू अब जानबूझ के क्या आएगा? अगर मान लो लॉ में करना सिर्फ ऐसा लिखा होता है 120 दिन से कम आया तो नॉन रेजिडेंट, तो हम तो हर एक साल कसम खा लेते कि 120 दिन से कम ही आऊंगा। दूसरा पॉइंट क्यों लिख दिया कि ठीक है बेटा तू आ 120 दिन से कम, ठीक है, पीछे 4 साल का भी देखूंगा तेरा डाटा।
डन। ये अमेंडमेंट बिल्कुल पढ़ के जाना। डन। अब देखो, अब हम सीख रहे हैं बेटा दोनों का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में बेटा, सेक्शन 6 और 6(1)(a). ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, ओनली इंडियन सिटीजन। पहला डिफरेंस तो ये है, ठीक है, तो यहां पे वही बना दो, अप्लाई किसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरा यहां पे लिखो कंट्री, यहां पे क्या था, एनी कंट्री, ठीक है, एनी फॉरेन कंट्री, ये भी याद रखना फॉरेन, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही चेक करने लग जाना, एनी फॉरेन कंट्री। और यहां पे टैक्स हेवन कंट्री, ठीक है। अच्छा बताओ तीसरा डिफरेंस क्या था, जरा देखो आपका माइंड कितना काम कर रहा है। तीसरा डिफरेंस क्या था, इस केस में वो नॉन रेजिडेंट होता है, कम्स टू इंडिया, विजिट किया था ना यहाँ पे, हाँ भाई कम्स हो गया ना, विजिट इन इंडिया मोर देन 120 डेज, और यहां पे नो एनी सच प्रोविजन। आ रही है बातें समझ में आनी, यही 3 डिफरेंस है और तो कोई है नहीं। इनकम वाला पॉइंट तो दोनों का सेम है, आ गया समझ में, पक्का। तो ये हमारा बेटा खत्म हो गया क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब एक बार हम पहले रिकैप करते हैं, फिर हम इसके प्रैक्टिकल सम्स करेंगे बेटा। डन। चलो, तो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा हर एक एसएससी का सीख लिया। अब एक बार फटाफट मैं रिकैप करवा दूं, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, सम्स। सबसे पहले हमने रेजिडेंशियल स्टेटस किसका सीखा, कंपनी का। कौन सी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। तो हमने वहां पे क्या देखा,
डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, फॉरेन कंपनी में दो बातें, या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगा? जब कंट्रोल और मैनेजमेंट होली इंडिया होगा, और नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली आउटसाइड इंडिया होगा। देन कंपनी 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, रेजिडेंट या डोमेस्टिक या फॉरेन। डोमेस्टिक ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, फॉरेन कंपनी या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगा? जब पोयम इंडिया में होगा। नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब पोयम इंडिया में नहीं होगा। ठीक है, पोयम का मतलब 50% से ज्यादा पैसिव इनकम इंडिया में होनी चाहिए, 50% या उससे ज्यादा असेट इंडिया में होना चाहिए, 50% या उससे ज्यादा एम्प्लॉई इंडिया में होने चाहिए, 50% या उससे ज्यादा पेरोल एक्सपेंस इंडिया में होने चाहिए। करेक्ट है। नेक्स्ट हमने सीखा था AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और LLP का। या तो ये रेजिडेंट होंगे या तो ये नॉन रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट कब होंगे? जब कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया होगा, और नॉन रेजिडेंट कब होंगे? जब कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया होगा, तो ये नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। फिर उसके बाद हमने किसका सीखा था? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होंगे? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया होगा, और कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेजिडेंट। अब अगर वो रेजिडेंट हो गए तो हमें क्या चेक करना है कि वो किस टाइप के रेजिडेंट है, RNOR या RNNOR। RNOR कब कहलाएंगे? जब उनका एडिशनल कंडीशन यानी कर्ता जो होगा वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो RNOR, दोनों नहीं करेगा या दोनों में से कोई एक कर भी देता है तो RNNOR। फिर आगे हम इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगा? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट रेजिडेंट कब होगा? जब वो दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो रेजिडेंट, और दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉन रेजिडेंट। अब बेसिक कंडीशन में दो चीजें देखनी है कि प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कंडीशन नंबर बी, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा और पीछे के 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा। ये वाला कंडीशन, बी वाला कंडीशन 3 जगह पे अप्लाई नहीं करना है। इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो, तो आपके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अगर इंडिविजुअल दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो RNOR, नहीं करता है तो RNNOR। अब एडिशनल कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 सालों में से किसी भी 2 साल तुम क्या होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 ईयर्स में से 730 डेज आपको कहां रहना है बेटा? इंडिया में। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो चुका है? रेजिडेंट इन इंडिया। RNOR और RNNOR। करेक्ट है। चलिए अब हमने अमेंडमेंट क्या सीखा? सेक्शन 6(1)(a) क्या बोलता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, रहते कहां हो? आउटसाइड इंडिया। कौन सी कंट्री में? टैक्स हेवन कंट्री में। और आपकी टोटल इनकम कौन सी वाली? अदर देन फॉरेन सोर्स वाली। अगर 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो हम आपको क्या मान लेंगे? डीम्ड टू बी RNNOR। ठीक है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ये क्या बोल रहा है? इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, रहते हो किसी भी कंट्री में और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, और आप इंडिया में विजिट के लिए आए हो। अगर 120 दिन से कम विजिट के लिए आए हो तो क्या कहलाओगे? नॉन रेजिडेंट। और अगर 120 डेज से ज्यादा आ गए और पीछे के 4 इयर्स में 365 डेज या उससे ज्यादा हो गए तो आप क्या कहलाओगे? रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब इस अमेंडमेंट वाले प्रोविजन में अपन को बिल्कुल भी चेक नहीं करना है एडिशनल कंडीशन और बेसिक कंडीशन। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? चलिए अब आते हैं बेटा इसके प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर। 4-5 सम्स करवाता हूं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन, मिस्टर सी जो है वो कम्स टू इंडिया। मिस्टर सी इंडिया आ रहा है फर्स्ट टाइम, पहली बार। है कौन ये? फिरंगी। है कौन ये? फिरंगी। और पहली बार कहां आ रहा है बेटा? इंडिया। कब आ रहा है? पहली बार इंडिया में आ रहा है
21, 22 को, ठीक है, कब आया? 17 दिसंबर 2021 को ये इंडिया में आया। कब आया? 17 दिसंबर 2021 को आया और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सी। ठीक है, अब बताओ कौन से प्रीवियस ईयर में तुम्हें बोल रहा है? 21, 22 में। 21, 22 में आपको क्या निकालना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस? एक बात बता बेटा, अब आंसर कर रहा हूं। 21, 22 कहां से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, वो इंडिया में आ कब रहा है? 17 दिसंबर को। ठीक है, अब बताओ 17 दिसंबर भी काउंट करेंगे तो 17, 18, 19, 20 और फिर आगे के 11 दिन और, यानी दिसंबर में टोटल कितने दिन रहा वो? 15 डेज, प्लस जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31। यहीं तक लेंगे ना, उसके बाद तुम्हारा प्रीवियस ईयर ही खत्म हो जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ डेज बताओ? 105। क्लियर है? अब बताओ हमारा बेसिक कंडीशन क्या बोलता है कि आपको कम से कम कितना रहना पड़ेगा? 182 डेज या उससे ज्यादा। क्या है? तो कंडीशन फेल। अब कंडीशन नंबर बी, ये क्या बोलता है कि 60 डेज और मोर प्लस 4 इयर्स में 365 डेज और मोर। ठीक है, अब मुझे बताओ, ए तो फेल कर गया, ये नलायक कब आ रहा है? पहली बार। तो देखा जाए ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा, 60 डेज से ज्यादा है, लेकिन क्या ये है? क्या पहली बार आ रहा है ना, तो इसका स्टेटस क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। आया समझ में या नहीं? मिस्टर सी क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन आते हैं। समझा या नहीं समझा? पक्का? कोई डाउट? अब तो नहीं फंसोगे? सोच के आंसर देना। सेम क्वेश्चन रखते हैं। मिस्टर सी कम्स टू इंडिया every year since 2007-8, 7-8 से ये हमेशा आ रहा है 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 100 डेज के लिए एवरी ईयर आ रहा है। आपको बोल रहा है फाइंड आउट रेजिडेंशियल स्टेटस इन प्रीवियस ईयर 21, 22 में। 21, 22 में आपको क्या निकालना है? इसका रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अब बताओ, हर एक साल आ रहा है ना, करेक्ट है? अपन को कब निकालना है? 21, 22 में ना। चलिए, तो 21, 22 हमारा प्रीवियस ईयर है। कंडीशन नंबर ए, कितना सेटिस्फाई करना है बेटा? 182 डेज या उससे ज्यादा। एक बात मुझे बताओ, क्या कितने दिनों के लिए आ रहा है वो? सिर्फ 100 दिन के लिए ना। तो कंडीशन क्या हो गया? फेल हो गया। अब बी लगाएंगे। क्या बोल रहा है? प्रोविजन क्या है? 60 डेज या उससे ज्यादा प्लस 4 इयर्स में 365 डेज या उससे ज्यादा। अब मुझे बताओ 2021 में 21, 22 में वो कितने दिन के लिए? 100 डेज। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। 100 डेज के लिए आया, कंडीशन सेटिस्फाइड। प्लस इसके पीछे के 4 साल। 4 साल कौन कौन से होंगे बेटा? 2021, 19, 20, 18, 19, 17, 18। अब बताओ क्या इन सालों में ये इंडिया में है ना सर? 7-8 से ही आ रहा है। हर एक साल कितने दिन के लिए आ रहा है? तो टोटल डेज कितने हो गए? 400। 365 से ज्यादा हो गया? 60 से ज्यादा हो गया? तो ये क्या कहलाएगा? बताओ किसके बुद्धि में नहीं गया? गया? पक्का समझ में आ गया? क्या कहलाएगा ये? रेजिडेंट। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पे RNOR निकालने की जरूरत है? क्या तेरे पास 10 साल के डाटा दे रखे हैं? अरे भाई 21, 22 कब से आ रहा है वो? 7-8 से।
10 साल के डाटा हैं अपन के पास, तो इसका क्या चेक कर लेते हैं कि ये किस टाइप का नालायक है। अभी तक तो क्या पता चला कि ये रेजिडेंट तो है, अब क्या चेक करना है किस टाइप का है। ठीक है, तो टाइप पता करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है अपन को, एडिशनल कंडीशन। पहला एडिशनल कंडीशन क्या है कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 साल। अभी से यहां तक आ रहा है? हाँ सर, बस 10 साल 2021, 1920, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13 और 11-12। 10 साल हो गए। इस 10 साल में से एनी 2 ईयर अब क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। और रेजिडेंट के लिए क्या देखना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन। चलो हम चेक करते हैं क्या वो 2021 में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हम पहला कौन सा साल चेक कर रहे हैं बेटा, 2021। तो बताओ 2021 में पहले कितना होना चाहिए, 182 डेज। वो तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा क्योंकि 100 दिन के लिए आया। दूसरा क्या था, 60 प्लस 365, ये हमारा लॉ है। कितने दिन के लिए आया वो, 100 आया। अब मुझे बताओ 2021 के पीछे के 4 साल कौन से होंगे, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17। हर एक साल 100 दिन के लिए, मतलब 400 दिन हो गया। तो इसका मतलब 2021 में वो क्या है, समझा यहां तक सबको। अब हम चेक कर लेते हैं, कोई भी साल आप ले लो, मैं चेक कर रहा हूं 1920, क्या वो 1920 में रेजिडेंट है या नहीं। तो अगेन 1920 में 182 डेज, तो वो फेल कर गया। दूसरा लॉ क्या है, 60 प्लस 365, तो 100 डेज है कब, 1920 में। प्लस पीछे के 4 साल कौन कौन से, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, क्या है, हाँ है। तो 400 दिन, तो अगेन रेजिडेंट हो गए। 2 साल अब चेक करूं, क्यों चेक करूं, अपन को 2 ही साल बोला था ना। 2 साल रेजिडेंट हो गया, मतलब कंडीशन ए सेटिस्फाइड। अब कंडीशन बी क्या बोल रहा था, 7 ईयर्स में। तो हमारा 21, 22 से पीछे के 7 साल बेटा कौन से होंगे, 2021, 1920, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16 और 14, 15। ये 7 ईयर्स हो गए। हर एक साल कितने दिन के लिए आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 7, कितने हुए, हमारा लॉ क्या बोलता है, 730 डेज। मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा और ये नहीं कर रहा। तो बताओ ये चिल्लर क्या कहलाएगा, आर एंड एन ओ आर, आर एंड एन ओ आर, आर एंड एन ओ आर। आ रही है बातें समझ में, पक्का। ऐसे निकालते हैं बेटा एडिशनल कंडीशन और रेजिडेंशियल स्टेटस, पक्का। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं। अगर ये नालायक 100 दिन की जगह, मिस्टर सी 100 डेज की जगह 110 दिन के लिए आता तो क्या होता, एवरी ईयर 110 डेज, तो क्या होता सर, आर एन ओ आर। क्यों, 110 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज 770, 730 से ज्यादा, तो क्या हो जाता, आर एंड ओ आर, आर एंड ओ आर। आ रही है बातें समझ में या नहीं, पक्का, कोई डाउट। ऐसे निकालते हैं बेटा क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस। पक्का, क्लियर हो गया, आगे चले। क्लियर, चलो अब एक लास्ट एग्जांपल बेटा, लास्ट क्वेश्चन। एग्जांपल ले रहे हैं अपना, अभी जो है ना बेटा, ये इंडियन सिटीजन है। कौन है ये, इंडियन सिटीजन है। कौन है ये, इंडियन सिटीजन है। इसने सीएमए क्वालिफाई किया 2021-22 में क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अब इसको जॉब लग गई कहां पे, सऊदी। सऊदी में क्या लग गई बेटा, जॉब लग गई। बताओ इंडियन सिटीजन रह कहां रहा है, सऊदी में। अब ये क्या करता है बेटा, सऊदी में तो कंसल्टेंसी देता ही देता है, साथ में इंडियन कुछ फर्म्स है उनको भी कंसल्टेंसी देता है, इंडिया में कुछ कंपनीज है उसको भी क्या दे रहा है, कंसल्टेंसी।
अब इंडिया से इसको टोटल इनकम साल का आता है 9 लाख रुपए। बताओ अभिषेक का स्टेटस। सर अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसकी 2 कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, इंडियन सिटीजन है, रह रहा है टैक्स हेवन कंट्री में, ठीक है, और टोटल इनकम कितनी है 9 लाख है। टोटल इनकम कितनी है 9 लाख है। सर कंडीशन फेल कर गया, कम से कम कितनी होनी चाहिए थी 15 लाख। तो इसको हम क्या मान लेते, आर एंड एन ओ आर। अभी क्या माने, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था उस सेक्शन में। क्या लिखा हुआ था कि हम तुम्हें क्या मान लेंगे, एन ओ आर। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो, और नहीं हुआ तो तुम्हारी मर्जी, तुम अपने आप को जो भी मान लो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ऐसा लॉ मेकर ने कुछ लिखा था कि बेटा कंडीशन, उन्होंने क्या बोला, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो आर एन ओ आर ना, नहीं हुआ तो कुछ बताया अपन को नहीं ना। तो सिंपल अब क्या होगा कि बेटा इसकी जो इंडिया वाली कमाई होगी उसके ऊपर पैसा देने वाला इंसान क्या काट लेगा, टीडीएस। पैसा देने वाला इंसान क्या काट लेगा, टीडीएस। अच्छा जो बच्चे टीडीएस पढ़ चुके हैं, देखो जरा दिमाग कहां लगाते हो, कौन से सेक्शन में टीडीएस कटेगा जरा बताओ। नालायक, दिल तोड़ दिया। कंसल्टेंसी दे रहा है, प्रोफेशनल है। हाँ आगे आगे, जे करेक्ट आंसर 194 जे। 194 जे बताऊंगा, जिन बच्चों को टीडीएस नहीं पढ़ाया है, जिनको पढ़ाया है उनको, ठीक है। तो इसको 194 जे में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्यों, क्योंकि बेटा 30,000 से इसकी कमाई क्या है, ज्यादा है। 30,000 से क्या है, ज्यादा है। आ रही है बातें समझ में, पक्का, कोई डाउट। तो एग्जाम में ऐसा मत करना कि सर अमेंडमेंट में तो ये लिखा हुआ है 15 लाख से ज्यादा, और जिसका नहीं होगा हम एनआर मान लेंगे, ऐसा तो नहीं बोला। अमेंडमेंट से पहले भी बेटा टैक्स लगता था, लेकिन जनरली वो किस में आते थे, टीडीएस में। अभी मैं तेरा स्टेटस ही क्या मान लूंगा, आर एंड एनओआर, ठीक है। तो जब हम सोर्स ऑफ लॉ वाली बातें पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे आर एन ओ आर, आर एन एनओआर अगर तेरा स्टेटस हो गया तो कहां की कमाई पे तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आ रही है बातें समझ में, पक्का। अभी बताओ रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब हम आ रहे हैं बेटा इसके सेकेंड पार्ट पे।